हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 जैव अणु, जिसको इंग्लिश में बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 3 से 4 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आपको क्लास 12 केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस करना है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। देखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 3 से 4 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक होते हैं जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक होते हैं जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह उपस्थित होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो मिलकर बना होता है वो किससे मिलकर बना होता है? एक तो कार्बन से, एक हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस किस से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और देखिए, कार्बोहाइड्रेट व्यापक रूप से प्रकृति में पौधे व जंतुओं में पाए जाते हैं। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो व्यापक रूप से प्रकृति में पौधे और जंतुओं के रूप में पाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट में आपको 2 से 3 बातें अच्छे से ध्यान रखनी है। पहली तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक होते हैं जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट लाइन। अब देखिए दूसरी लाइन क्या है? ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट व्यापक रूप से प्रकृति में पौधे व जंतुओं के रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या आते हैं? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, सेलुलोज आदि। तो देखिए, आपको ये बात ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन कौन आते हैं और कौन कौन नहीं आते। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या आते हैं। तो ग्लूकोज आते हैं, फ्रक्टोज आते हैं, सुक्रोज आते हैं, माल्टोज आते हैं, सेलुलोज आते हैं आदि। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बन के हाइड्रेट। इसको क्यों कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बन के हाइड्रेट इसे क्यों कहा जाता है? तो इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो होता है 2:1 के अनुपात में। क्या होता है? 2:1 के अनुपात में होता है। और डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ भी लिया गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो 2:1 होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जगह क्या होता है, कहीं कहीं जगह अपवाद है कि ये नहीं होता, 2:1 नहीं होता है। तो वो किस में नहीं होता? वो होता है 2D ऑक्सी राइबोज में नहीं होगा। और भी बहुत है कि जिनमें नहीं होता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला वर्गीकरण है इसमें भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे इसमें पूछ लिया जाता है। तो भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहली है शर्करा, जिसको हम शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुगर। ये स्वाद में मीठी होती है, यानी कि आप लोग जानते हैं जो चीनी होती है, चीनी यानी कि शुगर, ये स्वाद में क्या होती है? मीठी होती है, यानी कि जिसको हम खाएंगे तो हमें मीठा लगेगा। अब देखिए दूसरा है, यह जल में विलय होती है, यानी कि जल में घुल जाती है। जैसे कि हम पानी में अगर चीनी को घोलेंगे या दूध में अगर चीनी को घोलेंगे तो ये घुल जाएगी। ठीक है, ये क्रिस्टलेट ठोस अवस्था में होती है। जैसे कि ठोस अवस्था, जैसे कि चीनी थोड़ी ठोस अवस्था में ना, तो ये क्रिस्टलेट ठोस अवस्था में होती है। और शर्करा के अंदर क्या क्या आते हैं? शर्करा के अंदर आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आदि। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि शर्करा यानी कि शुगर, ये क्या होती है? स्वाद में मीठी होती है। और जल में क्या होती है? जल में विलय होती है, यानी कि जल में घुल जाती है। जैसे कि दूध में चीनी घुल जाएगी और पानी में चीनी घुल जाएगी अगर आप नींबू पानी बनाएंगे। और देखिए थर्ड एग्जाम्पल है कि क्रिस्टलेट ठोस अवस्था में होती है। किसमें होती है? क्रिस्टलेट ठोस अवस्था में होती है। जैसे कि आपने देखा है चीनी, तो चीनी क्या है? वो ठोस अवस्था में, यानी चूरा होता है, लेकिन वो ठोस अवस्था में तो होता है ना। और उदाहरण क्या है इसका? इसके यानी कि शर्करा के अंतर्गत आते हैं ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, सुक्रोज आता है, लैक्टोज आता है, माल्टोज आता है। अब देखिए, देखते हैं इसके सेकंड पॉइंट को। ये तो थी शर्करा, जिसको हम शुगर बोलते हैं। अब सेकंड है अशर्करा, जिसको नॉन शुगर बोलते हैं। तो ये जो अशर्करा होती है ना, यानी कि नॉन शुगर, ये किसकी अपोजिट होती है? ये अपोजिट होती है शर्करा की, यानी कि ये शर्करा की बिल्कुल उल्टी होती है। तो देखिए ये स्वादहीन होती है, यानी कि स्वाद नहीं होता इसमें, जैसे कि कड़वी मान लीजिए कि कोई स्वाद ही नहीं होता। और देखिए सेकंड पॉइंट है, यह जल में अविलय होता है, यानी कि ये जल में क्या होती है? जल में नहीं घुल पाती है। तो और जो शर्करा थी वो क्या थी? शर्करा जल में विलय थी और स्वाद में मीठी थी। और ये एक्रिस्टलेट ठोस अवस्था में होते हैं। किसमें होते हैं? ये एक्रिस्टलेट ठोस अवस्था में होते हैं। और बात करें इसके उदाहरण की, तो उदाहरण है इसका स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन आदि।
तो देखिए अशर्करा यानी कि नॉन शुगर के उदाहरण क्या क्या हैं? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन आदि, ये इसके उदाहरण हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार थे? 2 प्रकार थे। पहला था शर्करा, जिसको हम शुगर बोलते हैं, दूसरा है अशर्करा। और शर्करा क्या होती है? शर्करा होती है स्वाद में मीठी होती है, और जल में क्या होती है? विलय होती है, और एक्रिस्टलेट ठोस अवस्था में वो क्रिस्टलेट ठोस अवस्था में होती है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आदि। लेकिन जो अशर्करा होती है, जिसको हम नॉन शुगर भी बोलते थे, तो ये क्या होता है? ये स्वादहीन होती है, यानी कि स्वाद इसका कुछ भी नहीं होता, यानी कि मान लीजिए कड़वी या कुछ भी स्वाद नहीं होता। दूसरा पॉइंट है ये जल में अविलय, यानी कि जल में नहीं घुल सकती है। थर्ड पॉइंट है यह एक्रिस्टलेट ठोस अवस्था में होती है। और बात करें उदाहरण की, उदाहरण इसका स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन आदि। तो इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन आदि। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं रासायनिक संरचना तथा जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए इसको, क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा। तो देखिए जैसे भौतिक संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, वो तो मान लीजिए 30% इंपॉर्टेंट थे, लेकिन जो 70% इंपॉर्टेंट है वो है रासायनिक संरचना तथा या जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो इसको हमने कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसको हमने निम्न वर्गों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमारा पहला है मोनोसैकेराइड। क्या है? मोनोसैकेराइड। तो देखिए मोनोसैकेराइड में क्या होता है? मोनोसैकेराइड को सरल शर्करा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोसैकेराइड को सरल शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जल अपघटन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? क्योंकि इसका जल अपघटन नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इसको हम सरल शर्करा भी बोल देते हैं। और मोनोसैकेराइड में सामान्यतः 3 से 7 तक के कार्बन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? मोनोसैकेराइड में सामान्यतः कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 3 से 7 तक के कार्बन परमाणु होते हैं मोनोसैकेराइड में। बात करें इसके उदाहरण की, तो इसका उदाहरण है एक तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि। तो मोनोसैकेराइड का उदाहरण क्या है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है आदि। अब देखिए जैसे कि ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जो हमारा संरचना सूत्र होता है C6, यानी कि रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, ठीक है। और देखिए अगर इसको खुली श्रृंखला में बनाएं, अगर हम इसको खुली श्रृंखला में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? CHO, ठीक है, CHO, CHOH का 4 और यहाँ पे CH2OH। तो ये हमारा क्या बनकर आया है? ये बनकर आ गया है ग्लूकोज। क्या बनकर आ गया है? ग्लूकोज बनकर आ गया है, ठीक है। तो देखिए माल्टोज में क्या होता है? इसमें खुली श्रृंखला होती है। क्या होती है? इसकी जो श्रृंखला होती है वो खुली हुई होती है। तो मोनोसैकेराइड में क्या है? मोनोसैकेराइड को सरल शर्करा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मोनोसैकेराइड को? मोनोसैकेराइड को हम सरल शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि इसका जल अपघटन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इसका जल अपघटन नहीं होगा। और मोनोसैकेराइड में सामान्यतः 3 से 7 तक के कार्बन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 3 से 7 तक के कार्बन परमाणु। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 6, ठीक है। अब आप चाहे तो इसको काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर कितने कार्बन हो गए? 4, 5, 6। और बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन चाहिए 12, तो 1 और 3, 4, ठीक है, 4 ये हो गए, और ये 4 4 यानी कि 8, तो ये हो गए 12। और बात करें ऑक्सीजन की, 1, 4 और 1, 5 और 6। तो देखिए ये हमारी जो माल्टोज मोनोसैकेराइड की जो शर्करा होती है वो खुली हुई शर्करा होती है। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि है डाइसैकेराइड। और फ्रेंड्स एक बात और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछेगा मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए, या डाइसैकेराइड क्या होते हैं, या 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि मोनोसैकेराइड के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ग्लूकोज आते हैं, स्टार्च आते हैं, क्या आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मोनोसैकेराइड के अंदर क्या आते हैं, ग्लूकोज आते हैं। तो चलिए बात करते हैं डाइसैकेराइड की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड क्या होता है? डाइसैकेराइड वे शर्करा होती है। डाइसैकेराइड वे शर्कराएं होती है जो जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु देती है। फिर से देखिए डाइसैकेराइड क्या होती है? डाइसैकेराइड वे शर्कराएं होती है जो जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु देती है, जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज आदि। डाई यानी कि आपको नाम से पता चल रहा है, डाई यानी कि 2। क्या डाई, आपको ट्रिक से याद करके बताती हूँ कि डाई यानी कि 2, मोनो यानी कि 1। मोनो क्या हो जाएगा? मोनो हो जाएगा 1, डाई हो जाएगा 2, और पोली यानी कि बहुत सारे। तो कितने रासायनिक संरचना के आधार पर कितने प्रकार के हुए? तो इसको निम्न वर्गों में बांटा गया, यानी कि 3 वर्गों में बांटा गया। पहला है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में क्या होता है? मोनोसैकेराइड में यानी कि 1 मान लीजिए, मोनोसैकेराइड यानी कि 1। और बात करें डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड यानी कि 2। तो डाइसैकेराइड वे शर्कराएं होती हैं जो जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु देती है, जैसे कि सुक्रोज और माल्टोज। तो देखिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि
C12H22O11, एक वो क्या है, वो हमारा डाइसैकेराइड है। तो हम क्या करेंगे, उसका जल अपघटन करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा C12H22O11। तो ये क्या है, ये है सुक्रोज। क्या है फ्रेंड्स, ये है सुक्रोज। अब हम क्या करेंगे, इसका हम जल अपघटन करा देंगे, यानी कि सुक्रोज का जल अपघटन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये प्राप्त हो जाएगा C6H12O6 और देखिए प्लस C6H12O6, यानी कि हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है मोनोसैकेराइड के दो अणु C6H12O6, C6H12O6। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर डाइसैकेराइड का जल अपघटन करा दिया, यानी कि जल के साथ क्रिया करा दी। तो हमने यहाँ पर सुक्रोज के साथ क्रिया कराई है जल की। तो क्या बनकर आया, पहला बनकर आया हमारा ग्लूकोज। क्या बनकर आया, ग्लूकोज, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज। और दूसरा बनकर आया है, वो आया है फ्रैक्टोज। क्या बनकर आया है, फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज। और देखिए एक बात और, सुक्रोज को क्या बोलते हैं, सुक्रोज को बोलते हैं गन्ने की शर्करा। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि सुक्रोज को क्या बोलते हैं, सुक्रोज को बोलते हैं गन्ने की शर्करा। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा पॉलीसैकेराइड। तो देखिए पोली के नाम से आप पहचान गए होंगे, पोली यानी कि बहुत ज़्यादा, पोली यानी कि बहुत ज़्यादा। तो देखिए पॉलीसैकेराइड में क्या होता है, पॉलीसैकेराइड वे शर्कराएं होती हैं जिनका एक अणु जल अपघटन करके मोनोसैकेराइड के अनेक अणु देता है। ये एक्रिस्टलीय, स्वाधीन तथा जल में अविलय होते हैं। यह प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि जो प्रकृति यानी कि नेचर में क्या होते हैं, नेचर में बहुत ज़्यादा रूप में पाए जाते हैं, पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए इन्हें जैव बहुलक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसलिए इनको जैव बहुलक भी बोल देते हैं। तो देखिए पॉलीसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड वे शर्कराएं होती हैं। क्या होती हैं, पॉलीसैकेराइड वे शर्कराएं होती हैं जिनका एक अणु जल अपघटन करके मोनोसैकेराइड के अनेक अणु देता है। यानी कि मोनोसैकेराइड के यहाँ कितने अणु बनकर तैयार हो रहे हैं, यहाँ बहुत सारे अणु बनकर तैयार हो रहे हैं। लेकिन बात करें डाइसैकेराइड की, तो डाइसैकेराइड में दो अणु बनकर तैयार हो रहे थे। और देखिए ये एक्रिस्टलीय, स्वाधीन तथा जल में अविलय होते हैं। यानी कि आपको इस लाइन से ध्यान में आ रहा होगा, ये क्या है, ये अशर्कराएं होती हैं। क्या होती है, अशर्कराएं, यानी कि नॉन शुगर होती है। और यह प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, यह हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा रूप में पाई जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए इन्हें जैव बहुलक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसलिए इनको जैव बहुलक भी बोल देते हैं। बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च इसका, बात करें पॉलीसैकेराइड के अंदर क्या क्या आते हैं, तो पॉलीसैकेराइड के अंदर आते हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन आदि। तो पॉलीसैकेराइड के अंदर क्या क्या आते हैं फ्रेंड्स, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन आदि। अब देखिए, जैसे देख लीजिए यहाँ पर लिखा है ना, पॉलीसैकेराइड वे शर्कराएं होते हैं जिनका एक अणु जल अपघटन करके मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु बनाता है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे स्टार्च। तो स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5, ब्रैकेट में मान लीजिए N। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टार्च है। क्या है ये हमारा है स्टार्च। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी हम जल के साथ क्रिया करा देंगे, जल के साथ क्रिया करा दें, NH2O के साथ क्रिया कराई। तो हमारे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा NC6H12O6, यानी कि ग्लूकोज बनकर आ जाएगा। क्या बनकर आ जाएगा, ग्लूकोज, यानी कि मोनोसैकेराइड बनकर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टार्च का जल अपघटन करने पर बहुत सारे क्या प्राप्त हुए, बहुत सारे अणु मोनोसैकेराइड के प्राप्त हुए हमें। और N क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर जो N दर्शा रहा है वो दर्शा रहा है अणुओं की संख्या को। क्या दर्शा रहा है, ये जो N है, N किसको दर्शा रहा है, N दर्शा रहा है अणुओं की संख्या को, अणुओं की संख्या को दर्शा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको पॉलीसैकेराइड भी अच्छे समझ में आ गया होगा कि पॉलीसैकेराइड क्या था, कि पॉलीसैकेराइड वे शर्कराएं होती है जिनका एक अणु जल अपघटन करके मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु बनाता है। और यह क्रिस्टल स्वाधीन और जल में क्या होती है, अविलय होती है, यानी कि जल में नहीं घुलती है। यह प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए इन्हें जैव बहुलक भी कहते हैं। और बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन आदि। और देखिए स्टार्च का हमने यहाँ पर जल अपघटन कराया तो क्या प्राप्त हुआ, ग्लूकोज प्राप्त हुआ, यानी कि मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु प्राप्त हुए। तो देखिए, और N यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, N यहाँ पर दर्शा रहा है अणुओं की संख्या को, अणुओं की संख्या को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, अणुओं की संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने क्या जाना है, आज की वीडियो में हमने जाना है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, यानी कि भौतिक गुण के आधार पर। तो भौतिक गुण के आधार पर कितने प्रकार के होते थे, शर्करा और अशर्करा। और बात करें रासायनिक गुणों के आधार पर, तो रासायनिक गुणों के आधार पर है
मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो फ्रेंड्स मैं आपको फिर से कह रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 3 से 4 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। और अगर बात करें जैसे परिभाषा पूछनी हो तो पूछ लेगा मोनोसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या है, डाइसैकेराइड क्या है, ये शर्कराएं या अशर्कराएं क्या होती हैं। तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको क्लास 12 केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस करना है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।